नमस्कार दोस्तों, आपका ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। आज का अपना इस क्लास का जो टॉपिक है वो रहेगा फ्रिक्शन फोर्स यानी घर्षण बल। अपन इस क्लास के अंदर घर्षण बल के जो भी टाइप हैं, 3 टाइप हैं अपने पास, उनके बारे में और 1-2 टॉपिक इसके अंदर और हैं घर्षण के, वो पढ़ेंगे। और उसके बाद अपन इस क्लास के अंदर वाहन की सड़क पर गति, मोशन ऑफ ए व्हीकल ऑन ए रोड। अब रोड अपन 2 प्रकार की लेंगे, एक तो प्लेन और दूसरी लेंगे बैंड। तो अपन बैंड जो रोड है यानी उठी हुई झुकी हुई एक तरफ से, उस रोड के ऊपर भी वाहन की गति निकालेंगे कि कितनी गति उसमें सेफ रहेगी और किस प्रकार वाहन उसमें गति करता है। तो ये अपन आज इस क्लास के अंदर सीखेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यहाँ पर आपको आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स, पीजीटी के अंदर केवीएस एनवीएस जो भी अपने होती हैं उनका यहाँ पे आपको पूरा सिलेबस यहाँ पे मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, क्लासेज आपको कैसी लग रही हैं। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे देखते हैं फ्रिक्शन होता क्या है, डेफिनेशन इसकी देखते हैं, परिभाषा इसकी देखते हैं कि घर्षण बल क्या होता है। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, एक टाइप का तो फोर्स ही है, नाम में ही लिखा फ्रिक्शन फोर्स। तो क्या है, घर्षण एक प्रकार का बल है। अब बल क्या लगेगा, फोर्स क्या लगेगा। मान लो अपने पास कोई एक वस्तु है या कोई सरफेस है, 2 सतह हैं और वो एक दूसरे के सापेक्ष गति करती हैं, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या कर रही हैं, गति कर रही हैं। यानी एक इधर चल रही है या एक स्थिर भी हो सकती है, यानी एक दूसरे के सापेक्षिक गति है कि ये इसके ऊपर चल रही है, जैसे ये इधर चल रही है और ये इससे ज़्यादा चल रही है। एक तो ये कंडीशन हो सकती है, जैसे ये v1 से चल रही है v2 से, और v1 नॉट इक्वल टू v2, कि दोनों का वेग समान नहीं है। दूसरी कंडीशन हो सकती है घर्षण बल के लिए कि एक वस्तु इधर चल रही है, एक वस्तु इधर चल रही है, तो भी ये लगेगा। और तीसरी है, एक वस्तु स्थिर है और दूसरी वस्तु उसके ऊपर गति कर रही है। ये 3 कंडीशन अपनी होती हैं। तीनों ही कंडीशन में क्या हो रही है, सापेक्षिक गति हो रही है, यानी एक सतह के सापेक्ष दूसरी सतह चल रही है। यानी यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ भी वस्तु के ऊपर वस्तु चलेगी, यहाँ भी चलेगी और यहाँ भी चलेगी। यानी एक सतह के ऊपर अगर कोई दूसरी सतह चलती है तो ये क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई स्थिर सतह है, नियत है, एक जगह रुकी हुई है और इसके ऊपर ये वस्तु चल रही है। अब ये वस्तु चलेगी तो यहाँ के जो सतह के जो कण होते हैं वो इस गति का क्या करते हैं, अपोज करते हैं, विरोध करते हैं कि ये मोशन ना हो, और ये भी यहाँ से साथ जाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसकी दिशा के विपरीत, जैसे वस्तु इस डायरेक्शन में जा रही है, दिख रहा है अपने को, इस डायरेक्शन में अपने कोई फोर्स लगाया और वी वेग से वस्तु चलना स्टार्ट कर दिया। तो अगर वस्तु इस डायरेक्शन में जाएगी तो इसकी विपरीत डायरेक्शन में, उल्टी डायरेक्शन में एक अपना फोर्स लगता है, जिससे जो क्या करता है, इस मोशन का विरोध करता है, अपोज करता है। तो इसे अपन क्या कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स अपन यहाँ पे कहते हैं। तो अपने पास फ्रिक्शन फोर्स 3 टाइप का है। तो पहला अपना जो है वो है स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्थैतिक घर्षण बल इसको अपन बोलते हैं। ये कब लगता है, जबकि वस्तु अपनी स्थिर है, एक जगह पे रुकी हुई है। स्टेशनरी जो भी अपना पार्टिकल होता है उसके ऊपर ये लगता है। जैसे अपना कोई वस्तु पड़ी है, ये अपनी कोई सतह है, इसके ऊपर कोई वस्तु पड़ी है, कोई पार्टिकल है, कोई अपनी गाड़ी भी हो सकती है, कुछ भी है, कोई वस्तु है। एम द्रव्यमान इसका मान लिया, इसका मास कितना मान लिया, एम। तो ये इसके ऊपर पड़ी है और अपन इसको चलाने के लिए इसके ऊपर क्या लगा रहे हैं, कोई बल एफ लगा रहे हैं। अब क्या होगा, अपन मान लो एफ का मान थोड़ा सा लगाया, स्टार्टिंग किया, अभी जस्ट धीरे धीरे बढ़ाएंगे। तो स्टार्टिंग में ऐसे नहीं कि एफ बल लगते ही वस्तु चलने लग जाती है, हो सकता है कुछ बल लगाएंगे तब तक वस्तु नहीं चलेगी, बल बढ़ाने पे वस्तु चलना स्टार्ट करती है। तो इस प्रकार की जब कंडीशन बनती है, तो जब अपन बल तो लगा रहे हैं लेकिन वस्तु चल नहीं रही है, उस स्थिति में स्टैटिक फ्रिक्शन अपना लगता है।
उस स्थिति में अपना स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। कब लगता है? जब तक वस्तु गति नहीं करती है, जब वस्तु मोशन में नहीं होती है, रुकी हुई ही रहती है। अब अपन क्या करते हैं, इस डायरेक्शन में लगता है तो अपन लिख देते हैं इसको एफ एस। और एफ एस जो है वो कब लगता है? जब वस्तु क्या होती है, रुकी हुई रहती है, स्टेशनरी कंडीशन में जब अपनी रहती है पोजीशन में। वस्तु जब चलना स्टार्ट कर देती है उस टाइम ये स्टैटिक फ्रिक्शन बंद हो जाता है और यहाँ पे अपना दूसरा फ्रिक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो देखें तो इसका जो मान है, एफ एस की जो वैल्यू है वो एक तो ये होती है एन के प्रोपोर्शनल होती है। एन क्या है, इस डायरेक्शन में देखेंगे तो एम जी वेट लगेगा तो इसका ऊपर की ओर एन फोर्स लगता है, रिएक्शन फोर्स। तो एक तो एफ एस प्रोपोर्शनल टू एन होता है। जैसे प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो यहाँ पे अपना एक कांस्टेंट आ जाता है, म्यू एस के द्वारा लिखते हैं। एफ एस बराबर म्यू एस एन, ये अपने को याद रखना है। और एफ एस का मैक्सिमम मान होता है ये, और इसका जो मान होता है वैसे देखें तो ये होता है हमेशा म्यू एस एन से इक्वल या कम होता है। जैसे मान लो बात करें अपनी कोई वस्तु है, यहाँ पे कोई एम द्रव्यमान है, एम मास है, इसके ऊपर इसका जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है, या फिर इसका एम जी मान लो, एम जी आ गया, ऊपर एन लग गया, और इसका म्यू है कोफिशिएंट। अगर बात करें इसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट की बात करें तो म्यू एस है। तो घर्षण जो बल है यहाँ पे म्यू एस एन लगेगा। मान लो ये आ रहा है 10 न्यूटन और अपन ने यहाँ पे लगाया बल 2 न्यूटन। तो अब इस डायरेक्शन में घर्षण बल अपने से पूछ सकता है कि घर्षण बल कितना लगेगा, जबकि स्टैटिक घर्षण बल का अधिकतम मान कितना दे रखा है, 10 न्यूटन दे रखा है, और अपन ने इसको चलाने के लिए 2 न्यूटन बल लगाया है। तो यहाँ भी अपना 2 न्यूटन लगेगा। समझ गए इतना? फिर मान लो अपन ने इधर लगाया 3 न्यूटन इसी पार्टिकल के ऊपर, तो इधर भी अपना 3 न्यूटन ही लगेगा। जब तक अपन बल बढ़ाते रहेंगे और एफ एस मैक्सिमम तक नहीं लगा देंगे तब तक अपनी वस्तु नहीं चलेगी, और वह बल स्टैटिक घर्षण बल कहलाता है। और उतना ही लगेगा, जैसे अपने 9 न्यूटन लगा दिया तो इस डायरेक्शन में 9 न्यूटन लगेगा। यहाँ पे 10 है, अगर 2 लगा रहे हैं तो 2 ही लगेगा, इधर 10 नहीं लगेगा। 3 लगाएंगे तो 3 लगेगा, 9 लगाएंगे तो 9 लगेगा। और जब 10 लगा देंगे तो इधर भी कितना लग जाएगा, 10 न्यूटन लगाएंगे, 10 न्यूटन लगाएंगे तो 10 लगेगा। अब जब अपना फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम हो जाता है, अपने जो लगाए गए फोर्स के इक्वल हो जाता है, जैसे 10 न्यूटन है और ये 10, ये मैक्सिमम मान आ गया इसका। अब वस्तु ऐसी अवस्था में होती है, ऐसी कंडीशन में होती है कि बस वस्तु अब जस्ट चलने ही वाली है, मोशन में आने ही वाली है। तो इसके बाद जैसे ही अपन ने 10 से थोड़ा सा भी ज़्यादा अगर लगा दिया तो इधर कितना लग सकता है अधिकतम, 10 न्यूटन। इधर कितना लग गया, 10.1। तो यानी इस वाले से ज़्यादा लग गया है इस डायरेक्शन में। तो अब क्या होगा, वस्तु चलना स्टार्ट कर देगी। जैसे ही वस्तु ने मोशन करना स्टार्ट कर दिया, गति में आ गई है, गति करना स्टार्ट कर दिया, उस कंडीशन में अपना जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वह चेंज हो जाता है। किस में होगा वो, काइनेटिक में। काइनेटिक फ्रिक्शन बन जाता है। यानी एफ जो स्टैटिक फ्रिक्शन अब तक अपना लग रहा था उसका जो मैक्सिमम मान है उससे ज़्यादा अगर अपन ने फोर्स लगा दिया, जैसे 10 न्यूटन अगर माने, तो अपन ने जब तक कम लगाया, 2 लगाया, 3, 4, 5, 6 ऐसे लगाएंगे तब तक अपना स्टैटिक ही लगता रहेगा, वस्तु रुकी हुई रहेगी। लेकिन जैसे ही अपन ने उससे ज़्यादा बल लगा दिया, एफ एस से ज़्यादा बल लगा दिया, स्टैटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा फोर्स अपन ने अगर लगा दिया, तो वो वस्तु क्या करेगी, मोशन करना स्टार्ट कर देगी, मोशन में आ जाएगी। जैसे ही वस्तु ने गति करना प्रारंभ किया उस कंडीशन में अपना स्टैटिक फोर्स लगना बंद हो जाता है और किस में बदल जाता है, काइनेटिक फ्रिक्शन में बदल जाता है। तो यहाँ से एक तो अपने को ये फॉर्मूला याद रखना है। दूसरी कंडीशन, मैक्सिमम मान दे रखा है ये, वैसे कितना लगता है, म्यू एस एन से कम या इसके बराबर लग सकता है। और इससे ज़्यादा फोर्स जैसे ही अपन लगाएंगे उस कंडीशन में क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन चेंज हो जाता है किसमें, काइनेटिक फ्रिक्शन में। अब देख लेते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन लगता कब है, पहले तो ये बताओ। काइनेटिक फ्रिक्शन तब लगेगा जब वस्तु क्या हो, मोशन में हो। जब वस्तु क्या हो, पार्टिकल क्या हो, मोशन में हो। और इसमें क्या हो, स्टैटिक कब लगता है, जब वस्तु क्या हो, अपना पार्टिकल स्टेशनरी हो, स्टेशनरी कंडीशन में लगता है।
और ये लगता है मोशन में हो। तो काइनेटिक फ्रिक्शन कहाँ से आता है? ये स्टेशनरी जो अपना स्टैटिक फोर्स था उसका ही रूप है, बदला हुआ फॉर्म है। तो जैसे ही स्टैटिक फोर्स लग रहा था, स्टैटिक अपना फ्रिक्शन लग रहा था, जैसे ही वस्तु ने मोशन करना स्टार्ट किया, गति करनी प्रारंभ करी, उसके बाद वह बदल जाता है काइनेटिक में। सेम की सेम वैसा ही है। तो इसके अंदर जब वस्तु मोशन में होती है तो पीछे की डायरेक्शन में पहले एफ एस लग रहा था, इधर अपन एफ लगा रहे थे फोर्स, तो इधर एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था एफ एस। ये कब लग रहा था? जब वस्तु रुकी हुई है। लेकिन जब वस्तु ने क्या कर दिया, गति करना प्रारंभ कर दिया, उस टाइम यहाँ पे एफ एस नहीं लग के यहाँ पे लगता है एफ के, काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। अब एफ के है वो क्या होता है, एफ के भी समानुपाती होता है एन के। एन यहाँ पे वही है, एन नीचे की ओर एम जी, तो एन बराबर तो एम जी है। तो एफ के बराबर प्रोपोर्शनल टू एन, तो एफ के बराबर यहाँ पे आ जाता है म्यू के एन। तो यहाँ पे अपना एक म्यू के कांस्टेंट आता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन का। तो यहाँ पे अपने पास दो कोफिशिएंट आ चुके हैं, एक तो म्यू एस आया था और अब आया है म्यू के। ये गति के लिए है, स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए है, और ये काइनेटिक के लिए है। इन दोनों में भी एक संबंध होता है कि म्यू के का मान होता है म्यू एस। म्यू के का मान हमेशा म्यू एस से छोटा होता है, म्यू के लेस देन म्यू एस, यानी म्यू एस बड़ा होता है, म्यू के छोटा होता है। यहाँ पे अपने को ये संबंध भी ध्यान में रखना है। इसका मतलब क्या है कि जब तक वस्तु गति करना प्रारंभ नहीं करती है तब तक घर्षण बल ज़्यादा लगता है, लेकिन जैसे ही वस्तु एक बार मोशन में आ जाती है तो क्या होता है, अपना फ्रिक्शन कम हो जाता है। तो एफ एस जो मैक्सिमम होता है उसका मान बड़ा है किससे, एफ के से। ये भी अपने को एक इसमें ध्यान में रखना है कि जब तक वस्तु गति करना प्रारंभ नहीं करती है तो उसका घर्षण बल ज़्यादा होता है। जैसे ही वस्तु गति करना प्रारंभ कर देती है, वस्तु गति करना प्रारंभ कर देती है तो उसका घर्षण बल किस में बदल जाता है, घर्षण बल। कौन सा घर्षण, स्टैटिक, या उसका घर्षण बल स्टैटिक काइनेटिक में, काइनेटिक फ्रिक्शन में बदल जाता है। एक तो अपने को ये याद रखना है, वस्तु गति करना प्रारंभ कर देती है तो उसका स्टैटिक जो फोर्स था, फ्रिक्शन था, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो भी था अपना, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, काइनेटिक में। और काइनेटिक फ्रिक्शन का मान, फ्रिक्शन जो है उसकी वैल्यू किससे कम होती है, स्टैटिक से, स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होती है। ये दो लाइन अपने को यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, याद रखनी है। इसके बाद अपना जो तीसरी आती है कंडीशन, वो आती है रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन में क्या होता है, कण बिना फिसले चलता, लुढ़कते हुए। जैसे ये कोई कण है तो ये यहाँ से ऐसे गति करेगा और साथ साथ में इस प्रकार भी गति करता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर अपना जो फोर्स लगता है वो होता है एफ सम प्रोपोर्शनल होता है एन अपॉन आर। एन तो वही है, एन एम जी इधर लगेगा तो एन ऊपर लगेगा, और आर इसकी यहाँ पे अपन ने रेडियस ली है। तो एफ प्रोपोर्शनल टू एन अपॉन में आर होता है, और जो एफ का और आगे जाके मान निकालें तो ये आता है, यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाता है म्यू आर अपॉन एन, म्यू आर गुणा एन अपॉन आर। यहाँ भी म्यू आर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ द रोलिंग फ्रिक्शन है। तो यहाँ पे तीन अपने पास कांस्टेंट आ चुके हैं, एक आ गया म्यू आर आया है, एक म्यू के आया है, और एक म्यू एस आया है। अगर तीनों में रिलेशन देखें तो सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, म्यू एस का मान सबसे ज़्यादा होता है, फिर म्यू के की वैल्यू होती है, और सबसे कम वैल्यू जो होती है वो होती है म्यू आर की। तो यहाँ से अपने को पता चल जाएगा कि सबसे ज़्यादा जो फ्रिक्शन लगता है वो लगता है स्टैटिक कंडीशन में, स्टैटिक के बाद लगता है काइनेटिक में, और सबसे कम जो लगता है वो कहाँ लगेगा, रोलिंग मोशन में। तो ये तो अपने टाइप हो गए कि कितने प्रकार के फ्रिक्शन अपने होते हैं। तीन प्रकार के, तीनों के अपने को फॉर्मूले याद होने चाहिए। पहला
एफ एस का मान, एफ एस की वैल्यू जो है वो होती है म्यू एस एन, इससे कम होती है या इसके इक्वल होती है। दूसरी म्यू के का, एफ के का जो मान है वो होता है म्यू के एन। और तीसरा अपना एफ आर का जो मान है वो होगा म्यू आर एन अपॉन आर। एन यहाँ पे सब में क्या है, नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एम जी के इक्वल होता है। और आर यहाँ पे क्या है, रेडियस है, त्रिज्या है। तो ये तीनों कंडीशन अपने को याद रखनी है। और चौथी कंडीशन अपने को ये वाली यहाँ पे याद रखनी है। तो इस प्रकार अपने ने क्या पढ़ा अभी तक, इनका टाइप पढ़ लिया है। अब यहाँ पे अपना एक टॉपिक आता है जिसके ऊपर अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक अपना नाम है फ्रिक्शन एंगल, एंगल ऑफ फ्रिक्शन अपन इसको बोल सकते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन या फ्रिक्शन एंगल। तो अपने क्या होता है, मान लो कोई पार्टिकल है, कोई अपनी वस्तु है, तो उसके ऊपर मान लो एम मास की है तो नीचे की ओर एम जी फोर्स लगेगा, ऊपर की ओर इसका रिएक्शन फोर्स एन लगेगा। और मान लो वस्तु इस प्रकार गति कर रही है, इस प्रकार अपन फोर्स लगा रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में अपना एफ एस मान लो मैक्सिमम लग रहा है। तो यहाँ पे अपना एक कोण निकलता है। अब वो फ्रिक्शन एंगल क्या होता है, फ्रिक्शन एंगल वो होता है, एक तो रिजल्टेंट निकाल फोर्स निकालना पड़ता है, रिजल्टेंट फोर्स किस किस का, एक तो अपना जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उसका फ्रिक्शन फोर्स, और दूसरा निकालना पड़ता है अपना जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। इनका रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। अब रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, यहाँ पे निकलेगा। रिजल्टेंट फोर्स अगर निकालना है तो ये कहाँ से निकाल सकते हैं, ऊपर की ओर एन लग रहा है, इस डायरेक्शन में अपना एफ एस मान सकते हैं। तो यहाँ से अपना जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो आएगा आर, अगर इसको लिखें तो इस डायरेक्शन में आएगा, यहाँ पे मान लिया। तो आर की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, एन स्क्वायर प्लस एफ एस का स्क्वायर यहाँ पे अपना हो जाएगा, एन स्क्वायर प्लस एफ एस का स्क्वायर ये आता है। अब जो अपना फ्रिक्शन एंगल है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, उसको लिखते हैं अपन थीटा के द्वारा। तो ये एंगल कहाँ कहाँ होता है, तो फ्रिक्शन एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन अगर पूछें तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, यह होता है रिजल्टेंट फोर्स एंड अपना जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, इनके बीच का कोण, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट फोर्स आर और नॉर्मल फोर्स एन, आर और एन के बीच का कोण होता है। तो इस प्रकार अपना आ गया, ये वाला जो कोण है ये होता है थीटा। तो इसको अपन को मान निकालना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले टेन थीटा अपन निकाल देते हैं। टेन थीटा क्या होता है, इसके साथ तो कोण बन रहा है, इसके साथ अगर कोण बन रहा है तो ये तो एक्स हो जाएगा। इसके सामने वाला जो है उसको ऊपर लिखते हैं, उसके अंदर इसका भाग देते हैं, तो ये आ जाएगा एफ एस अपॉन एन। अब एफ एस का जो मान होता है वो कितना होता है, म्यू एस एन होता है, और एन का जो मान है वो एन ही रख देते हैं। तो यहाँ से अपना ये कैंसिल हो जाता है एन से एन, तो ये आ गया अपना म्यू एस। तो यहाँ से अपना जो एंगल है टेन थीटा वो आ जाता है म्यू एस। तो ये जो थीटा है ये होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो थीटा बराबर निकाल सकते हैं टेन इनवर्स म्यू एस। तो टेन थीटा बराबर आ गया टेन इनवर्स म्यू एस, जो क्या है अपना एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है। तो इस प्रकार अपने यहाँ पे अपना एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी पढ़ लिया। इसके अंदर इतने ही टॉपिक हैं। इसके बाद इसमें लुब्रिकेंट आता है, तो लुब्रिकेंट अपन पढ़ सकते हैं। लुब्रिकेंट के अंदर कुछ नहीं है, लुब्रिकेंट से अपना फ्रिक्शन कम हो जाता है, इतना ही अपने को इसमें ज़्यादा ध्यान में रखना है। कुछ उसके एग्जाम्पल होते हैं कि क्या क्या अपन लुब्रिकेंट के रूप में यूज में लेते हैं। ऑयल लेते हैं, जैसे ग्रीस लेते हैं, दो चार चीज़ें इसके उदाहरण हैं। तो इसके ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपना बनता नहीं है। इसके बाद अपना अगला जो टॉपिक है वो आता है मोशन ऑफ ए व्हीकल, मोशन ऑफ ए व्हीकल ऑन ए प्लेन एंड बैंक्ड रोड, यानी कि झुकाव वाली सड़क पे और समतल सड़क पे वाहन की गति अपने को इसमें पढ़ना है। तो सबसे पहले इसमें अपन ने पढ़ लेते हैं प्लेन रोड। मोशन ऑन ए प्लेन रोड वाला अपन पहले पढ़ लेते हैं।
तो इसके अंदर अपने को देखना है घुमाव वाली सड़क के ऊपर जो भी मोड़ आता है वहाँ पे अपने को देखना है। तो मान लो ऐसे अपने कोई सड़क है जिसमें क्या है वृत्ताकार अपन सर्कुलर रूप में इसमें मानते हैं। तो यहाँ पे अपन इसकी रेडियस मान लेते हैं, कोई आर रेडियस इसकी मान लेंगे अपन, ये इसकी रेडियस मान ली आर। यहाँ पे अपना कोई व्हीकल है, अपनी गाड़ी है यहाँ पे है, और मान लो ये चल रही है v वेलोसिटी से, v वेग से यहाँ पे चल रही है। अब ये सर्कुलर रूप में चलेगी। अब मान लो इसका मान अपने को v का निकालना कि गाड़ी बिना फिसले यहाँ से मोड़ी जा सके। अगर गाड़ी ज़्यादा स्पीड से निकलेगी तो क्या होता है, जैसे ऐसे घुमाव वाला मोड़ आता है ना, तो गाड़ी की स्पीड अपने को कंट्रोल करनी पड़ती है, धीरे करनी पड़ती है, नहीं तो क्या होगी, जैसे ये सड़क है तो इससे ऐसे जाना है उसको, तो वो क्या होगी, मुड़ नहीं पाएगी, फिसल के नीचे गिर जाती है। तो इसीलिए मोड़ों के ऊपर वहाँ पे अपने को लिमिट के लिए बोर्ड भी मिलते हैं कि इतनी स्पीड से ही गाड़ी यहाँ पे चलाएं। तो इसके लिए अपने को यहाँ पे क्या निकालना है, वी मैक्सिमम अपन निकाल लेंगे कि कितनी चाल यहाँ पे सुरक्षित है। तो इसके लिए अपन को सबसे पहले तो ये v वेलोसिटी से चल रही है और अपन मान रहे हैं कि गाड़ी सुरक्षित यहाँ से चली जाए, तो उसके लिए अपने को यहाँ पे क्या लगना चाहिए, mv²/r। अभिकेंद्रीय बल यहाँ पे मिलना चाहिए। अगर ये बल यहाँ पर अपने को मिलता है अभिकेंद्रीय बल, तो गाड़ी सुरक्षित जाएगी। अगर ये ऐसा नहीं मिल रहा है तो क्या होगा, गाड़ी फिसल के नीचे गिर जाएगी। अब अभिकेंद्रीय बल किसके द्वारा मिलेगा, जैसे ही मान लो गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी तो गाड़ी क्या करेगी, बाहर फिसलने की कोशिश करेगी। मान लो अपनी ये वाली गाड़ी है, ये क्या करेगी, इस तरफ फिसलने की कोशिश करेगी, बाहर सड़क पे नीचे गिरने की कोशिश करेगी। अब जैसे ही सड़क पे नीचे गिरने की कोशिश करेगी तो इधर mg लग रहा है, इधर n लग रहा है, तो सड़क इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में कार की कोई मोशन नहीं है। कार किधर जा रही है, सामने या अपनी ओर आ रही है, लेफ्ट और राइट में इसकी कोई मोशन नहीं होती है। तो कार बाहर की ओर जाना चाहेगी तो इसके अंदर इस डायरेक्शन में एक अपना स्टैटिक फोर्स लगेगा। जैसे ही स्टैटिक फोर्स लगेगा वो क्या करेगा, अपने को अभिकेंद्रीय बल देगा। तो यहाँ पे अपने पास एक तो n बराबर mg होगा और दूसरा यहाँ पे अपने पास आ जाता है fs का मान कितना होता है, μsn होता है। वो अपने को क्या देगा, fs का जो मान है वह क्या है, mv²/r भी अपने को देगा। तो यहाँ से कंडीशन लगा सकते हैं mv²/कैपिटल R अपन ले सकते हैं इसको, mv²/r का मान क्या होना चाहिए, μsn से इक्वल या कम होना चाहिए, तब तक तो कार सुरक्षित रहेगी। लेकिन अगर अपना जो अभिकेंद्रीय बल है mv²/r, अगर v बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ता जाएगा। जैसे ही इसका मान बढ़ेगा और μsn से ज़्यादा हो गया तो कार इस डायरेक्शन में बाहर की ओर गति करना स्टार्ट कर देगी, यानी कार फिसलना प्रारंभ कर देगी और कार सड़क से नीचे गिर जाएगी और अपन सुरक्षित वहाँ से मुड़ नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार अपने को क्या रखना है कि अभिकेंद्रीय बल इतना ही होना चाहिए कि अपना fs से कम या इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ तक इतना एक अपने पास इक्वेशन आ चुकी है। यहाँ से अगर v² निकालेंगे तो ये आ जाएगा μsn/m आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा r। अब n बराबर क्या होता है, mg होता है। तो यहाँ से अगर मान रख देंगे तो μs/mg/m, m से m यहाँ पे अपना कैंसिल हो गया। तो यहाँ से अगर v² निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, μsrg। अगर v का देखें तो दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट करना पड़ेगा μsrg। तो ये अपना यहाँ पे रिलेशन आ चुका है। अगर v मैक्सिमम ही अपने को निकालना है तो उसका अधिकतम मान क्या होगा, μsrg। अगर इससे ज़्यादा वेलोसिटी अपन करेंगे μsrg से तो कार क्या होगी, फिसल जाएगी। और ये जो अपने को दिख रहा है मैक्सिमम वेलोसिटी, ये कहीं भी कार के मास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है कि कार भारी है तो इतनी स्पीड से मुड़ेगी और हल्की है तो इतनी से मुड़ेगी। ये कार की वेलोसिटी है, ये तो उस सड़क की रेडियस पे कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स पे कर रही है, और μs जो अपना कोफिशिएंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस प्रकार अपने के लिए प्लेन रोड के लिए समझ में आ गया है। ये अपने को सीधा यहाँ से याद रखना है, μsrg अपने को ध्यान में रखना है। तो अगला अपना जो इसमें टॉपिक आता है वो आता है मोशन ऑन ए बैंक रोड, यानी झुकी हुई झुकाव वाली जो भी सड़क होती है उसके लिए वाहन की गति अपने को देखना है। अब झुकाव वाली सड़क कौन सी होती है, अब देखो ये तो इतना μsrg का मान आ चुका है अपना,
समतल सड़क थी। तो अब क्या करते हैं कि जो भी अपने सड़क होती हैं उसके ऊपर वाहन चले गए, गाड़ियाँ चलेंगी, तो मोड़ वाली जगह पे क्या करते हैं, उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए, जो अपनी सेफ स्पीड है उसको बढ़ाने के लिए कि ये वी मैक्सिमम का मान थोड़ा कम आता है, तो इसलिए कार को ज़्यादा धीरे करना पड़ेगा, गाड़ी को ज़्यादा धीरे करना पड़ेगा इसका मान बढ़ाने के लिए, कि यहाँ से इससे ज़्यादा स्पीड से सुरक्षित निकला जा सके, सेफ चला जा सके। तो उसके लिए सड़क को एक किनारे से थोड़ा सा ऊपर उठा दिया जाता है। जैसे यहाँ पे सड़क के एक किनारे को उठा दिया थीटा कोण से, यानी कि सड़क को सामने से ऊंचा कर दिया गया है एक तरफ से। तो इसे क्या कहते हैं अपन, झुकाव वाली सड़क या बैंक्ड रोड इसको अपन बोलते हैं। तो अब इसके ऊपर जैसे ही कार आती है, तो कार के ऊपर यहाँ पे मान लो अपना एम आ गई, तो यहाँ भी उसके ऊपर इसका एम जी लगेगा इस डायरेक्शन में, लेकिन इसका एन इस डायरेक्शन में लगेगा। तो यहाँ से अपन इसका मान निकाल सकते हैं। और कार क्या करेगी, बाहर की ओर फिसलने की कोशिश करेगी, तो इसके अंदर की ओर सड़क के ऊपर इस डायरेक्शन में अपना फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। तो यहाँ से अपना वर्ताकार जो भी मोड़ है उसके ऊपर अपने एम वी स्क्वायर आर लगना चाहिए। तो यहाँ पे अपने पास दो इसके एफ के कोफिशिएंट तोड़ लेते हैं अपन। तो एफ को अगर घटकों में तोड़ेंगे तो यहाँ पे अपना आ जाता है एफ कोस थीटा, और इस डायरेक्शन में अपना आ जाता है एफ साइन थीटा, अब यहाँ पे आ जाता है। और अगर एन को तोड़ें तो एन भी दो घटकों में टूटेगा, यहाँ पे इधर आता है अपना एन कोस थीटा, और इस डायरेक्शन में बना जाता है एन साइन थीटा। तो अगर बात करें वाहन की, अपनी गाड़ी की, तो उसको अभिकेंद्रीय बल कौन प्रदान करेगा, ये जो दो फोर्स लग रहे हैं ये इसको सेंट्रीपिटल फोर्स देंगे, जिसके कारण कार क्या करेगी, वहाँ पे आराम से गति करेगी। तो यहाँ पे अपने दो फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं, एन साइन थीटा लग रहा है प्लस एफ कोस थीटा लग रहा है। ये अपने को क्या देंगे, एम वी स्क्वायर अपॉन आर देंगे। एक तो ये कंडीशन है। दूसरा अपना ऊपर की ओर लग रहा है एन कोस थीटा, और ये किसको संतुष्ट करें, किसके बराबर होंगे, एक तो एम जी लग रहा है नीचे की ओर प्लस एफ साइन थीटा यहाँ पे लग रहा है। तो यहाँ से अपने पास दोनों कंडीशन आ चुकी हैं। यहाँ से अपने को v का मान निकालना है। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर अपन सोल्व करेंगे तो यहाँ से अपना जो v मैक्सिमम का जो मान है, यहाँ पे v मैक्सिमम के लिए क्या लेना पड़ेगा, f को भी मैक्सिमम लेना पड़ेगा। f मैक्सिमम का मान क्या होता है, म्यू एस एन होता है। ये सब कंडीशन इन दोनों के अंदर जब अपन रखते हैं और यहाँ से v मैक्सिमम अगर अपन निकालेंगे, तो v मैक्सिमम अगर निकालते हैं तो ये आता है अपना आर जी म्यू एस प्लस टेन थीटा, और यहाँ पे आता है 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। और थीटा क्या है, ये कोण है, झुकाव वाला जो कोण है वो थीटा है। तो यहाँ पे आ जाता है वी मैक्सिमम बराबर अंडर रूट में आर जी म्यू एस प्लस टेन थीटा 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। ये वाली इक्वेशन अपने को सीधी याद रखनी है। तो ये क्या है, अपनी झुकाव वाली सड़क पे थीटा कोण अगर सड़क अपनी रोड अपनी उठी हुई है, तो वहाँ पे अपना सुरक्षित चाल है जो कि म्यू एस आर जी से ज़्यादा होता है। अगर यहाँ पे अपन रख देते हैं थीटा बराबर 0, तो वी मैक्सिमम क्या आता है, टेन जीरो का मान क्या होगा, 0 ही होगा। तो ये आ जाता है ऊपर तो म्यू एस आर जी टेन जीरो जीरो हो जाएगा, 1 माइनस ये भी 0। तो यानी वो अपनी पहले वाला जो समीकरण है वही आ जाता है समतल वाला। अगर थीटा 0 है तो अपनी रोड क्या बन जाती है, प्लेन बन जाती है, और अपना यहाँ पे वो ही मान दोबारा आ जाता है। यानी इस वाले समीकरण से अपन दोनों क्वेश्चन, इससे पहले वाला टॉपिक भी कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है। तो बताएं कमेंट में कि आपको टॉपिक कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जो भी तैयारी कर रहे हैं उन तक ये पहुँचाएँ और चैनल के बारे में बताएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।